चलो स्टार्ट करेंगे हम स्टैटिस्टिक थियरी पोर्शन। ध्यान देना, पार्ट 2 चैप्टर नंबर 2 निकाल के बैठो आप लोग। पार्ट 2 चैप्टर नंबर 2 आप लोगों को निकाल के बैठना है। पेज नंबर पेज नंबर 63, पेज नंबर 63। अब जो मैं बता रहा हूँ वो टिक करते जाना। एमसीक्यू वन सेंटेंस में डिटेल में जाऊंगा, 2 मार्क 3 मार्क के क्वेश्चन के हिसाब से। आज के लेक्चर में हम 2 चैप्टर की थियरी कवर करेंगे। सबसे पहले आता है रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल क्या है? रैंडम वेरिएबल क्या है? तो लेट यू, यू का मतलब यूनियन, लेट यू बी द सैंपल स्पेस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड एवरी एलिमेंट ऑफ यू नीड नॉट बी ऑलवेज बी अ नंबर. So we wish to assign specific number to each outcome. A function associating a real number with each outcome of u is called random variable. अंडरलाइन कर लो, रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या होता है? क्या फंक्शन associating a real number with each outcome of u, of each outcome of u is called random variable. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एक्स। एमसीक्यू में आ सकता है कि रैंडम वेरिएबल डिनोट कैसा होता है? कैपिटल एक्स के जरिए। क्लियर? एग्जाम्पल क्या है इसके? एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं एमसीक्यू में कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ रैंडम वेरिएबल। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। तो देखो, नंबर ऑफ हेड इन टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम। अगर तुम 3 बार सिक्का उछालते हो तो कॉइन कितनी बार आएगा? नंबर ऑफ एक्सीडेंट ड्यूरिंग वीक, वीक में एक्सीडेंट कितने हुए? वेट ऑफ अ पर्सन, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ डे। तो ये तुम्हारे रैंडम वेरिएबल के एग्जाम्पल है। क्लियर? अब याद रखना, रैंडम वेरिएबल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, दूसरा होता है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है? तो रैंडम वेरिएबल एक्स विच एज्यूम फाइनाइट और काउंटेबल इनफाइनाइट वैल्यू। जो क्या एज्यूम करता है? फाइनाइट और काउंटेबल, यानी वो वैल्यू जिसको तुम आसानी से गिन सकते हो रियल नंबर में, इज कॉल्ड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। एग्जाम्पल, बर्थ ईयर ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट। अब कॉमन आसानी से बता सकते हो। मैंने पूछा सब आपकी बर्थडे बर्थ ईयर कौन सा है? अमान आपका बर्थ ईयर कौन सा है? शाहनवाज आपका बर्थ ईयर कौन सा है? तबस्सुम आपका बर्थ ईयर कौन सा है? तो ये वो वेरिएबल है जिसको तुम आसानी से काउंट कर सकते हो, समझ सकते हो। नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, नंबर ऑफ ब्रोकन एग इन अ बॉक्स ऑफ 6 अंडों के अंदर कितने अंडे टूटे हुए? तो कॉमन है, 6 अंडे में से ही बोला है, तो आपको टूटे हुए अंडे 6 में से ही निकालना है। तो तुम आसानी से काउंट कर सकते हो कि 1 अंडा टूटा हुआ है कि 2 अंडा। ये हुआ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, यानी ये वो वेरिएबल है जो फाइनाइट वैल्यू को एज्यूम करता है। मैं जितना बता रहा हूँ उतना ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। उसके बाद आता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, पेज नंबर 67 पे। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो रैंडम वेरिएबल एक्स विच एज्यूम एनी वैल्यू। याद रखना, फाइनाइट, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में फर्क क्या था? तो डिस्क्रीट के अंदर क्या पढ़ा था? विच एज्यूम फाइनाइट वैल्यू, यानी काउंटेबल वैल्यू। में डिस्क्रीट कंटिन्यूस में क्या पढ़ा हमने? विच एज्यूम एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू डाल लेगा, एज्यूम कर लेगा फ्रॉम अ रियल नंबर और एनी इंटरवल, इंटरवल का मतलब कोई भी जगह से, इज कॉल्ड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। क्लियर? इसके एग्जांपल की जरूरत नहीं। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 और वो एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रैंडम वेरिएबल। अगर शॉर्ट नोट ऑन रैंडम वेरिएबल पूछा जाता है तो रैंडम वेरिएबल के बारे में 1 लाइन लिखना है, फिर उसके बाद बताना है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। क्लियर? ये हमारे सिलेबस में नहीं है, आगे बढ़ते जाते हैं। ये सब हमारे सिलेबस से कट आउट है। कंटिन्यू करेंगे। अब जाते हैं हम मोस्ट आईएमपी टॉपिक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, याद रखना ये चैप्टर से 2 मार्क में 100% एक क्वेश्चन 2 मार्क में या तो 3 मार्क में थियरी का आने वाला ही है। यानी जो थियरी के चैप्टर जो बोर्ड में 100% चांसेस है उस पर ज्यादा फोकस करना। क्लियर? तो रैंडम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल, तो ध्यान देना, ध्यान देना क्या बताया है। तो सबसे पहला आता है, ये भी मैंने ऑलरेडी थियरी लेक्चर में बताया है,
क्या बताया है? तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 2 आता है बर्नौली ट्रायल्स क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। ये थियरी में 3 मार्क में पूछ सकते हैं। बर्नौली ट्रायल्स क्या है और उसके प्रॉपर्टीज क्या है। तो बर्नौली ट्रायल्स क्या है? सपोज डिक्टोमोस रैंडम एक्सपेरिमेंट हैज टू आउटकम। अगर तुम कोई एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसके 2 रिजल्ट होंगे। कौन से? पी और क्यू। जिसको हम बोलते हैं पी मीन्स सक्सेस, क्यू मीन्स फेलियर। या तो वो सक्सेस होगा या तो वो फेलियर होगा, या तो वो सक्सेस होगा या तो वो फेलियर होगा। इफ दिस एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड एन नंबर ऑफ टाइम, अगर ये एक्सपेरिमेंट नंबर ऑफ टाइम रिपीट करो 6 बार 7 बार 8 बार अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, यानी सेम कंडीशन में, then probability will be 0 less than p less than 1 of getting success at each trial is constant। getting success at each trial is constant, यानी जब भी तुम एक्सपेरिमेंट करोगे तो वहां पे आपकी सक्सेस की ट्रायल कांस्टेंट रहेगी ना, वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी। किसके अंदर होगी? 0 से 1 के बीच में होगी। इज कॉल्ड बर्नौली ट्रायल्स। अगेन रिपीट करता हूं। Suppose random experiment is repeated. Experiment has two outcomes, success or failure. And if this experiment is repeated n time and probability of p is 0 less than p less than 1 is getting success is constant, then such trial is called Bernoulli trials. Most time p अगर theory में 2 मार्क में नहीं है तो 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। Define the term Bernoulli trials। अब 3 मार्क में कैसा पूछेंगे? एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ बर्नौली ट्रायल्स। तो 3 प्रॉपर्टी 3 मार्क का है, तो भी ऐसा नहीं पेज भरना है भाई, ये इकोबियो नहीं है कि पेज भरोगे तो मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे आपको जो पूछा जाता है वही लिखना। प्रॉपर्टी पूछी तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन दे दी बर्नौली ट्रायल्स की। अब प्रॉपर्टीज क्या है? तो बर्नौली ट्रायल की 3 प्रॉपर्टी है। नंबर 1, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच ट्रायल रिमेन कांस्टेंट, जो डेफिनेशन में ही था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमेशा सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। नंबर 2, बर्नौली ट्रायल आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। एमसीक्यू में आ सकता है कि बर्नौली ट्रायल क्या है? तो बर्नौली ट्रायल इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करती। दिस मीन्स गेटिंग सक्सेस और फेलियर एट एनी ट्रायल does not depend on getting success or failure at previous trial। यानी ऐसा नहीं कि पहली बार में सक्सेस आया तो वापस सक्सेस ही आएगा। समझ में आया? पॉइंट नंबर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमेशा कांस्टेंट रहेगी, बर्नौली ट्रायल इंडिपेंडेंट है। एंड पॉइंट नंबर 3, सक्सेस एंड फेलियर आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। पूछ सकते हैं कौन सी प्रकार की इवेंट है बर्नौली ट्रायल? तो बर्नौली ट्रायल में सक्सेस और फेलियर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। इसका मतलब क्या होता है? P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। लिख लेना टेक्स्ट बुक में, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हमेशा इक्वल टू 1 होगा। यानी अगर आपको P ढूंढना है तो 1 माइनस क्यू, अगर आपको Q ढूंढना है तो 1 माइनस P। क्लियर? ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 ओवर हुआ। अब आता है लास्ट क्वेश्चन। ये चैप्टर का तुम्हारा थियरी का पोर्शन है, वरना 100% बोलता हूँ ये चैप्टर से 3 मार्क या 2 मार्क में बोर्ड एग्जाम में एक थियरी क्वेश्चन आने वाला ही है। पहला देखा रैंडम वेरिएबल क्या है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल देखे, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 2 देखा बर्नौली ट्रायल्स क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। और लास्ट क्वेश्चन आता है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। ऑलरेडी प्रॉपर्टीज मैंने प्रैक्टिकल लेक्चर में आपको बता दी थी कि अगर प्रॉपर्टीज आएगी तो आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कर सकते हो। मगर ये भी आपका आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकते हैं 1 मार्क में। डिफाइन बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ध्यान देना, इसमें से एमसीक्यू भी बन सकते हैं। सपोज देखो मैं पढ़ता हूँ, डेफिनेशन पढ़ता हूँ। सपोज एक्स डिनोट द नंबर ऑफ सक्सेस। एक्स का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ सक्सेस इन सीक्वेंस ऑफ सक्सेस एंड फेलियर। बराबर। सपोज एक्स तुम्हारी एक एक्सपेरिमेंट है, ऑप्टन इन एन बर्नौली ट्रायल, ऑप्टन इन एन बर्नौली ट्रायल
then x is called binomial random variable and assume any value in finite set. Underline कौन सी वैल्यू, एनी वैल्यू, ऐसा नहीं कि भाई 1 जो एज्यूम करो 2 एज्यूम करो, कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लेगा, 0 1 2 लिखा हुआ है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइनोमियल इज डिफाइंड बाय फॉलोइंग फॉर्मूला, ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला भी बताई है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, px इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ncx इंटू पी ऑफ एक्स इंटू क्यू एन माइनस एक्स। अगर आपको p ढूंढना है तो 1 माइनस क्यू, ने q ढूंढना है तो 1 माइनस क्यू। This distribution is called binomial probability distribution. Clear? समझ में आया? आगे बढ़ते। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी मैंने बता दी, तो फटाफट जाऊंगा। इसमें से एमसीक्यू 100% बनेंगे बेटा, याद रखना। 1 सेंटेंस भी बन सकता है और 3 मार्क में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि भाई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी लिखो, तो 7 पॉइंट लिखना, अपनों को 8 नहीं लिखना। अंडरलाइन करते जाना। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट जो बोलो उस पर अंडरलाइन करना, डिस्क्रीट है, याद रखना, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। एन एन पी पैरामीटर है, पैरामीटर है। मीन का मतलब एनपी, वेरिएंस का मतलब एनपी क्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब रूट एनपी क्यू, सीधा बताया। पॉइंट नंबर 5, इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज ऑलवेज ग्रेटर, अंडरलाइन, ग्रेटर देन वेरिएंस, यानी मीन का आंसर हमेशा बड़ा होगा। पॉइंट नंबर 6, इफ प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 1/2, 1/2 के बाजू में लिख लो 0.5, तो खबर पड़े कि अगर आपकी प्रोबेबिलिटी p 0.5 से कम है तो ये तुम्हारा पॉजिटिव स्क्यूनेस है। कौन सा स्क्यूनेस है? पॉजिटिव स्क्यूनेस है, याद रखना। अगर तुम्हारा p 0.5 से बड़ा है, p तुम्हारा 0.5 से बड़ा है, तो ये तुम्हारा नेगेटिव स्क्यूनेस है। क्या है? नेगेटिव स्क्यूनेस है। अगर तुम्हारा p इज इक्वल टू 1/2 है, 0.5, प्रोबेबिलिटी कंप्लीटली 0.5 है, तो यहाँ पे तुम्हारा स्क्यूनेस 0 होगा और इसको सिमेट्रिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक, याद रखना। सिमेट्रिक मैंने प्रैक्टिकल सम बताया कि जब सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो P और Q हमेशा 0.5 होंगे। लिख दो सिमेट्रिक के नीचे अंडरलाइन करके, ताकि प्रैक्टिकल सम करो तो आपको पता चले कि जब सिमेट्रिक होगा तो P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 0.5। P और Q दोनों दो तुम्हारे 0.5 हो गए। क्लियर? यहाँ पे ये चैप्टर की तुम्हारी थियरी पोर्शन कंप्लीटली अवर होती। जितना बताया आपको उतना ही करना है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अब जाते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। चैप्टर नंबर 3, पेज नंबर 101, 101। चैप्टर नंबर 4 था वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो डिस्क्रीट वेरिएबल को फॉलो करता था। अब ये जो चैप्टर है वो कंटिन्यूअस वेरिएबल को फॉलो करेगा। तो देखो ध्यान देना, पॉइंट नंबर 2, लाइन नंबर 2, इफ रैंडम वेरिएबल, मेरे एरो को देखो, इफ रैंडम वेरिएबल एज्यूम एनी वैल्यू विद इन इंटरवल इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ये तो मैंने ऑलरेडी आगे वाले चैप्टर में बता दी थी। क्लियर? if random variable assume any value between interval a to b it is denoted by a less than x less than b। अंडरलाइन कर लो, एमसीक्यू में आ सकता है। अब एरो पे ध्यान देना, इफ एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल विथ मीन म्यू, याद रखना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन का मतलब म्यू होता है। इसके लिए बोला थियरी पढ़ो तो समझना, क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा तो वहां पे मीन का मतलब एनपी था, और जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा तो यहाँ पे आपका मीन का मतलब म्यू होगा। इफ रैंडम वेरिएबल विथ मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा एंड इफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये भी मैंने थियरी में बताया, डेंसिटी फंक्शन पूछा जाता है 1 मार्क्स में। कैसा पूछेंगे? राइट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय सिग्मा
रूट में 2 पाई मल्टीप्लाई बाय ई -1/2 ब्रैकेट में x माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा स्क्वायर। क्लियर? इसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अंडरलाइन कर दो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। क्लियर? अब आता है 1 मार्क का क्वेश्चन, डिफाइन स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। क्वेश्चन नंबर 2 पहला आया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये सब 1 मार्क्स में बता रहा, क्योंकि ये चैप्टर में से 2 मार्क और 3 मार्क में कुछ भी नहीं है। ये चैप्टर से 4-4 मार्क है, 2 सम है, 2 एमसीक्यू है और 2 वन सेंटेंस है। तो मैं वन सेंटेंस है तो आपको पढ़ाऊंगा ये चैप्टर में। तो 1 मार्क्स में पूछा जाता है ना, 2020 के अंदर लास्ट ईयर के पेपर में 1 मार्क का ये चैप्टर से ही पूछा था, डिफाइन स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। अब वेरिएबल बोलो कि वेरिएबल एक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या, कुछ नहीं है, जो प्रैक्टिकल करा वो ये, इफ x इज ए रैंडम नॉर्मल वेरिएबल, अगर x तुम्हारा नॉर्मल वेरिएबल है विथ मीन यानी म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, देन रैंडम वेरिएबल z इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या थी, x माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा इज कॉल्ड स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। पद गया, पद गया। अब एमसीक्यू में ये भी पूछ सकते हैं कि इन स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल मीन इज 0, अंडरलाइन। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल का मीन हमेशा 0 होगा, मीन हमेशा 0 होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा 1 होगा। क्लियर? ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। आगे कंटिन्यू करेंगे हम। अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब सर ये क्यों पढ़ा रहा, आपने बोला ये चैप्टर से तो 3 मार्क का क्वेश्चन नहीं है, 2 मार्क का नहीं है। मैंने बोला भाई ये चैप्टर से 2 एमसीक्यू और 2 वन सेंटेंस है, यहीं से पूछेंगे भाई। तो ये लेक्चर भी मैंने जब थियरी पढ़ाई थी, इसके प्रैक्टिकल सम कराए थे तो एक्सप्लेन किया था, पेंसिल लेके ही बैठना। इट इज अ कंटिन्यूअस, अंडरलाइन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, कंटिन्यूअस, याद रखना। बाइनोमियल डिस्क्रीट था, ये तुम्हारा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। पॉइंट नंबर 2, म्यू एंड सिग्मा आर पैरामीटर, म्यू एंड सिग्मा आर पैरामीटर, याद रखना। वहां पे था एन एंड पी आर पैरामीटर, तो समझना, दोनों को मिक्सअप मत करना। नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक अबाउट मीन एंड स्क्यूनेस इज 0, अंडरलाइन। स्क्यूनेस क्या होगी, 0, याद रखना। मीन भी 0 था, मैंने आगे ही पढ़ा है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 था। पॉइंट नंबर 4, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन मोड सरखा होगा, देख लो, पढ़ाया था मैंने। पॉइंट नंबर 5, अंडरलाइन करो, क्वार्टाइल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम मीडियन। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि Q3 माइनस एम करो कि M माइनस Q1 करो, दोनों का आंसर सेम आएगा, उसको बोलते हैं इक्वी डिस्टेंस। Q3 माइनस एम इज इक्वल टू M माइनस Q1। कर्व इज अ बेल शेप, मैंने बताया, बेल आकार, घंटा आकार। नॉर्मल कर्व इज एसिम्प्टो क्या सिम्प्टोटिक टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब मैंने ये भी बताया कि जो कर्व था वो कभी भी एक्स एक्सिस को टच आउट नहीं करेगा। क्लियर? फिर क्वार्टाइल्स की वैल्यू क्या थी, ये सब मैंने सब में बताया। अगर Q1 ढूंढना है तो म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, और Q3 ढूंढना है तो म्यू प्लस 0.675 सिग्मा। स्टैंडर्ड डेविएशन मीन डेविएशन ढूंढना है तो 4/5 सिग्मा। क्वार्टाइल डेविएशन ढूंढना है तो 2/3 सिग्मा। क्लियर? ये ध्यान देना, इसके अंदर भी मैंने थियरी पढ़ाई थी कि टोटल नॉर्मल एरिया है ना, तुम्हारा जो डायग्राम बनता है, बेल शेप कर्व बनता है, उसका टोटल एरिया कितना है, 1, याद रखना 1। ये भी मैंने बताया कि राइट साइड पे 0.5, लेफ्ट साइड पे 0.5, यानी इधर का भाग देखो तो भी 0.5, इधर का भाग देखो तो भी 0.5, दोनों का आंसर 1 होगा। उसके बाद अगर आपको पूछा है कि भाई तुम्हारा एरिया म्यू माइनस सिग्मा म्यू प्लस सिग्मा में कितना है, तो 0.6 से 26, ये सब याद रखना है। अगर म्यू -2 सिग्मा म्यू +2 सिग्मा पूछा जाता है तो 0.9545। अगर म्यू -3 सिग्मा प्लस सिग्मा पूछा जाता है तो 0.993373। अगर म्यू -1.96 सिग्मा म्यू प्लस 1.96 सिग्मा पूछा जाता है तो 0.95, इसको बोलते हैं एरिया परपेंडिकुलर लाइन। ने म्यू -2.575 सिग्मा प्लस म्यू +2.575 सिग्मा 0.90। अभी इसके लिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ
कि जब तुम सेक्शन बी की एक्सरसाइज करोगे तो उसके अंदर 2 क्वेश्चन दिए कि भाई 95.45% में कौन सा एरिया आता है, तो म्यू माइनस, तो ऐसा नहीं कि वही आएगा एग्जाम में, वो लोग यहाँ से कुछ भी पूछ सकते, तो ये तुम्हारी मोस्ट आईएमपी प्रॉपर्टीज अवर होती है। क्लियर। इसके बाद ये चैप्टर से कुछ थियरी जैसा बचता ही नहीं, मैंने बताया नहीं, इतने में से तुमको एमसीक्यू भी आएगा, 1 सेंटेंस भी आएगा, फिर उसके बाद 2 एमसीक्यू ये चैप्टर से, तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है। क्लियर, उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। देखो कुछ नया नहीं है इसके अंदर, जो जो मैंने पढ़ा है वो सब अंदर इंक्लूड हो जाता है। ये तुम्हारा चैप्टर नंबर 3 हुआ। क्लियर। अजू भी हमारे पास 15 मिनट्स अवेलेबल है, तो चैप्टर नंबर 4 लिमिट, इसकी भी थियरी अवर कर ही देते हैं ना। ऑलरेडी इसमें 4 क्वेश्चन थियरी में पढ़ने हैं, याद रखना, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। ये चैप्टर से 100% याद रखना, 100% 2 मार्क की ये चैप्टर से थियरी आएगी। क्लियर। एमसीक्यू 1 सेंटेंस तो आने वाला ही है। तो सबसे पहले आती है डेफिनेशंस। तो सबसे पहली आती है रियल लाइन क्या है। तो रियल लाइन और रियल नंबर लाइन इज अ लाइन वेयर इट्स पॉइंट आर रियल नंबर, यानी सिंपल है, रियल लाइन का मतलब वो लाइन है जिसके पॉइंट रियल नंबर है। क्लियर, सिंपल है। सेकंड आता है इंटरवल, तो ऑलरेडी मैंने बताया था इंटरवल का मतलब 2 चीज के अंदर ढूंढना। देखो, अ सेट ऑफ रियल नंबर बिटवीन 2 रियल नंबर, 2 रियल नंबर के अंदर, 2 रियल नंबर के अंदर, 2 रियल नंबर के बीच की जो वैल्यू होगी। अ सेट ऑफ रियल नंबर बिटवीन 2 रियल नंबर, यानी 2 रियल नंबर के बीच में जो जो चीज आएगी उसको बोला जाएगा इंटरवल। अब कौन से इंटरवल होते हैं, तो देखते हैं अपने चार प्रकार के इंटरवल है। ये 2 मार्क में पूछ सकते हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंटरवल, तो हमको बताना पड़ेगा। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या, कि जो पहले से ही क्लोज है, जो ओपन नहीं हो गए। देखो, इफ ए इज एलिमेंट ऑफ आर, बी इज एलिमेंट ऑफ आर, याद रखना सब में कॉमन रखेंगे, एंड ए इज लेस देन बी, देन सेट ऑफ ऑल नंबर बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए एंड बी इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल। इट इज डिनोटेड बाय, देखो बड़ा ब्रैकेट करा है, ए बी। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं क्लोज इंटरवल कैसे डिनोट होता है, तो इससे डिनोट होता है, अंडरलाइन कर लो एमसीक्यू में। देखो अब ये डेफिनेशन में ओपन में रखूंगा, खाली फर्क क्या करूंगा, ब्रैकेट बदल डालूंगा। देखो मैं ऊपर से पढ़ता हूँ, तुम नीचे देखना। इफ ए इज ए एलिमेंट ऑफ आर, बी इज ए एलिमेंट ऑफ आर, एंड इफ ए इज लेस देन बी, देन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बिटवीन ए एंड बी, नॉट इंक्लूडिंग, ऊपर क्या था इंक्लूडिंग, यहाँ क्या गया नॉट इंक्लूडिंग ए एंड बी इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। वहां पे इंक्लूडिंग था या नॉट इंक्लूडिंग, इट इज डिनोटेड बाय ब्रैकेट ए एंड बी। देखो ये दोनों ब्रैकेट याद रखना आपको। क्लियर। अब तीसरा क्या आता है, क्लोज्ड ओपन, तो लर्न करने की जरूरत नहीं है, पहले वाला क्लोज्ड होगा, दूसरे वाला ओपन होगा। अगेन देखो, इफ ए इज ए एलिमेंट ऑफ आर, बी इज ए एलिमेंट ऑफ आर, ए इज लेस देन बी, देन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए, यानी ए इंक्लूड हुआ, बी इंक्लूड नहीं हुआ, इसको बोलते हैं क्लोज्ड ओपन। ब्रैकेट देख लो खबर पड़ जाएगी। चौथा आता है ओपन क्लोज, यानी पहला ओपन होगा, छिल्ला क्लोज्ड होगा। तो देखो आ गया ना, ए एंड बी नॉट इंक्लूडिंग ए, इंक्लूडिंग बी, यानी तुमको अगर ओपन इंटरवल लर्न हो गया, क्लोज इंटरवल लर्न हो गया, तो चारों चार लर्न हो जाएंगे। क्लियर, समझ में। ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन कवर होता है। अब ये 100% आएगा, 100% आएगा। अगर लगभग पिछले 2-3 साल से बोर्ड वाले ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछ रहे हैं 2 मार्क के अंदर, बोर्ड वाले ये क्वेश्चन रिपीटेडली 2 मार्क में पूछ रहे हैं। क्या है, तो पहले थियरी देखते हैं। एनी ओपन इंटरवल कंटेनिंग ए, एनी ओपन इंटरवल कंटेनिंग ए that is a belong to R is called neighborhood of A। पढ़ा था ना neighborhood form, interval form, तो वही है। तो एनी ओपन इंटरवल, याद रखना नेबरहुड एफ के लिए कौन सा इंटरवल आता है, ओपन इंटरवल। एनी ओपन इंटरवल कंटेनिंग ए वेयर ए बिलोंग टू आर, यानी ए इज एलिमेंट ऑफ आर, इट इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ ए। अब आता है पहला क्वेश्चन जो मैंने तुमको थियरी में बताया था, दूसरे नंबर का। पहला हुआ रियल नंबर और इंटरवल, तो ये एमसीक्यू के लिए बताया। क्वेश्चन नंबर 2, डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए।
डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए। तो देखो क्या लर्न करना, अब ये लर्न हो गया तो इसके बाद वाला आंसर लर्न हो जाएगा। इफ ए इज एलिमेंट ऑफ आर एंड डेल्टा इज ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर, अंडरलाइन एमसीक्यू आ सकता है कि डेल्टा कौन सा नंबर है, तो डेल्टा नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। देन ओपन इंटरवल, यानी अपने पढ़ा था इंटरवल फॉर्म ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा इज कॉल्ड डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय एन ब्रैकेट में ए डेल्टा। सिंपल, कुछ लर्न करना ही नहीं है बेटा, जो आपने प्रैक्टिकल में सीखा वही लिखा। वापिस रिपीट करता हूं, if a is a element of delta, if a is a element of r and delta is a non-negative real number, याद रखना कौन सा, बस यही लर्न करना है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, देन ओपन इंटरवल, इंटरवल फॉर्म क्या था, a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा इज कॉल्ड डेल्टा नेबरहुड ऑफ a एंड इट इज डिनोटेड बाय n कोमा a डेल्टा ब्रैकेट में। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। अब आता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3, पंचर्ड डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए। पंचर्ड डेल्टा, पेज नंबर 145 पे, पंचर्ड डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए, ये भी मैंने थियरी में लिखा है। ये तुम्हारा तीसरा प्रश्न है। 5 क्वेश्चन बताऊंगा बेटा मैं, 5 में से 100% 2 मार्क्स का आएगा। अगर तुम्हारे नसीब बहुत अच्छे ना तो एमसीक्यू भी यही बन गया, वन सेंटेंस भी यही बन गया, यानी तुम्हारा तो जल से ही है बेटा। पंचर्ड डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए, देखो डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं है, मैं कुछ बदल नहीं रहा हूं, तुमको अगर आगे का याद है तो सब हो जाएगा। इफ a is an element of r, delta is a non-negative real number, then open interval a minus delta a plus delta, यहां तक पढ़ा था, खाली क्या नवाया, माइनस माइनस अल्फा यानी a ब्रैकेट में माइनस a is called punctured delta neighborhood of a and it is denoted by n star। बस यही फर्क है, बाकी कुछ नया नहीं है। समझ में आया? समझ में आया? इसका कोई थियरी टॉपिक नहीं है, यानी तुमको सिर्फ यही चीज लर्न करने की नहीं, कौन सी, माइनस अल्फा, माइनस अल्फा, बाकी दोनों दो आंसर तो सेम हुए। क्लियर? ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। लास्ट क्वेश्चन चैप्टर 1, 100% चांसेस है, तुम कुमार के पेपर देखो, गाला के पेपर देखो, तो हर पेपर के अंदर ये 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हर साल के पेपर में दिया हुआ है। मीनिंग ऑफ पेज नंबर 146, मीनिंग ऑफ x इज एलिमेंट ऑफ a, ये पूछा जा सकता है मोस्ट टाइम पे बेटा। 2 में से एक पे तो बहुत ज्यादा चांस लगते हैं, बहुत ज्यादा चांस लगते हैं। चलो देखते हैं, देखते हैं। if the value of variable x is brought very close to number a by increasing और डिक्रीजिंग वैल्यू, क्या बताया है कि अगर आप x की वैल्यू को, क्या वैल्यू ऑफ वेरिएबल x, अगर आप x की वैल्यू को a के बहुत करीब लेके आते हो, या तो बढ़ा के इंक्रीज करके या तो माइनस करके, देन इट कैन बी सेड दैट x टेंड टू a एंड इट इज डिनोटेड बाय x एरो a। समझ में कुछ नहीं है, यानी जब तुम x की वैल्यू को a के पास लेके आते हो, बहुत नजदीक लेके आते हो, या तो इंक्रीज करके या तो डिक्रीज करके, तो इसको बोला जाएगा x टेंड टू a, यानी x एरो a। पद गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मगर याद रखना एमसीक्यू के लिए कि ये a के नजीक आएगी मगर इक्वल टू a नहीं होगी। अंडरलाइन कर दो x a के अंदर कि इट विल बी क्लोज टू a, यानी तुम x को a के नजीक लेके आ जाओगे मगर a के बराबर नहीं होगी। इट इज नॉट इक्वल टू a, कभी a नहीं बनेगी। क्लियर? एंड लास्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ x 0, मीनिंग ऑफ x 0। इफ बाय डिक्रीजिंग, देखो वहां पे इंक्रीजिंग था, इफ बाय डिक्रीजिंग द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x और बाय इंक्रीजिंग नेगेटिव वैल्यू ऑफ x द x इज ब्रॉट वेरी क्लोज टू 0। वहां पे क्या था, a था, यानी क्या बताया, यहाँ पे तुम x की वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू को डिक्रीज करोगे, पॉजिटिव वैल्यू को डिक्रीज करोगे, पॉजिटिव वैल्यू को डिक्रीज करोगे, नेगेटिव वैल्यू को इंक्रीज करोगे x के साथ, ने उसको तुम 0 के पास लेके आओगे। वहां पे कहा था a पे था, यहाँ पे कहा लेके आ जाओगे 0 के पास, तो इट इज सेड टू x टेंड टू a, दैट इज इट इज डिनोटेड बाय x एरो 0। क्लियर? उसके अलावा तो कुछ ये चैप्टर में बचता नहीं है, बाकी तो सब तुम्हारा सिलेबस में कट आउट है। क्लियर? तो भी एक बार मैं चेक कर लो, कुछ रहे तो नहीं जाता, जस्ट वेट।
तो 5 क्वेश्चन हुए, इंटरवल वाला, उसके बाद नेबरहुड, डेल्टा नेबरहुड है, उसके बाद पंचर्ड नेबरहुड, उसके बाद एक्स ट्रेंड ए, एक्स ट्रेंड 0। एक बार ये पढ़ लेना, ये एक बार पढ़ लेना, वर्किंग रूल ऑफ लिमिट एक बार पढ़ लेना, क्लियर, खाली पढ़ लेना, कदाच पूछा जा सके। रूल ये तो नहीं पूछेंगे, मगर 1 मार्क्स में कदाच पूछ ले, बाकी सम की कोई जरूरत नहीं है, जितना पढ़ा है उतना इनफ है। क्लियर, पढ़ लेना। पेज नंबर 150 के ऊपर है लिमिट, वर्किंग रूल ऑफ लिमिट, वर्किंग रूल ऑफ लिमिट। ओके, यहाँ पे हमारा कंप्लीटली चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 की थियरी पोर्शन जितना भी है हमने